हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जहां तक कि 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया था और बचा हुआ क्लास 11 का सिलेबस हम लोग कराने वाले हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम का यूनिट है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, बीएससी हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो। ये लेक्चर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय, डीडी यूनिवर्सिटी या फिर बीएससी नर्सिंग के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का जो चैप्टर है, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूँगा, अगर आप टारगेट गुरुकुल के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में अगर कोई भी आपको क्वेरी डाउट वगैरह होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ग्रुप, डीडीयू का तो डीडीयू का ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एडमिन से या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो चैप्टर देखो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारा ये जो डाइजेशन है, क्या है डाइजेशन, वो कैसा प्रोसेस है, क्या हमारा ये जो डाइजेशन है वो कैसा प्रोसेस है, ठीक है। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, तो डाइजेशन जो है वो बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल प्रोसेस है। देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ये आपसे एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा जाएगा, बट जो भी बच्चे नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन लोगों से पूछा जा सकता है। और डीडीयू और लखनऊ की में तो चांसेस नहीं है ज़रा भी आने के, तो बट फिर भी दिमाग में रखें, क्या पता आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल, मैकेनिकल या फिर दोनों है। तो याद रखना, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो दोनों है, बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों हुआ करती है। चलो, डाइजेशन में आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है और कैसे क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखो, दो चीज़ों से मिलकर, और आप इसको याद करके जाएं अपना कि हमारा भैया डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जिससे एक एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर के बना होता है प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। अगर बात करें कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो देखो, आप खाना जब भी खाते हो और जब निकलता है डेफिकेशन होता है, उस टाइम में जो भी खाना डिस्टेंस या फिर जो पाथ ट्रैवल करता है वो जिसके अंदर करता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मतलब जहाँ से अपने खाना को निकला मुंह में से और ये आपके ईसोफेगस में जाते गया और स्टमक में आया, उसके बाद ये डीडनम में गया, फिर ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर अनस के थ्रू बाहर आया। इस पूरी पाथ को या फिर इस पूरी लेंथ की जो ट्यूब है उस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और बात करें एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ सिक्रेशन करती हैं। कुछ सिक्रेशन का मतलब कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं जिसके थ्रू बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी एक लजीज खाना देखते हैं, कोई भी लजीज या फिर बहुत बढ़िया खाना देखते हैं, तो आपके मुंह में लार टपकने लगती है, ठीक है। लार टपकने का मतलब हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है, यानी कि हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा रिलीज कर देती हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो ग्लैंड्स के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड एक ग्लैंड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपका पेनक्रियास, याद रखें पेनक्रियास हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ओके। और यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा लीवर। लीवर भी एक क्या है? ग्लैंड है। और हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है, ये भी याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम में जो भी लेवलिंग की गई है नर्सिंग वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा बता करके आगे हमारे डेंटिशन के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? डेंटिशन के बारे में बताया गया। यहाँ पे अब देखो, हम बताते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बोला गया। तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, अगर हम ऐसे आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो सामने खड़े होने के बाद हमारा फेस आपकी तरफ है, मतलब जो आगे की साइड होता है हम इसको एंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर बोलते हैं। और हमारे जो पीछे होता है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे जो सामने होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं और हमारे जो पीछे होता है
पोस्टीरियर बोलते हैं, जैसे पी से पीछे, ए से एंटीरियर मतलब आगे, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये बताते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो माउथ के एंटीरियर पार्ट से, मतलब माउथ के सामने से, माउथ के पास से होकर के गुजरती है और डोर्सली नहीं, पोस्टीरियरली एनस के थ्रू वो खत्म होती है, यहाँ पे बताते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एलिमेंट्री की कैनाल की क्या पोजीशन है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा कि भाई आपका जो ये माउथ है, माउथ से एंटीरियरली होती है और आपका ये जो एनस है उसे पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये बोलते हैं कि जब हम माउथ से अंदर जाएंगे, माउथ के आगे बढ़ेंगे, तो हमको एक स्पेस देखने को मिलेगा, हम उस स्पेस को बोलेंगे बक्कल कैविटी या फिर क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी, ठीक है। अब इस ओरल कैविटी में हमारे दांत होते हैं, क्या होते हैं, दांत होते हैं। दांत के साथ साथ हमारे जीभ भी होती है और हमारे दांत जिस प्रकार से अरेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने बताया माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी, द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ, मतलब ओरल कैविटी में बहुत सारे दांत होते हैं, बहुत सारे दांत तो नहीं बोलेंगे, हमारे 32 दांत होते हैं परमानेंट एडल्ट में, तो हम 32 ही बोलेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये बताते हैं कि एक मस्कुलर टंग भी होती है, मतलब हमारी जो टंग है वो मस्कुलर नेचर की है, किसकी नेचर की है, मस्कुलर नेचर की, ये चीज़ आप याद रखो। अब ये बताते हैं, अब देखो इन्होंने अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताना बंद कर दिया और ये अब बताने लगे हमें कुछ दांतों के बारे में, किसके बारे में, टीथ के बारे में। देखो आपको पता ही होगा आपका माउथ कुछ इस शेप का होता है, किस शेप का होता है, इसी शेप का होता है, ओके। अब मान के चलो ये आपका जॉ है, क्या है, जॉ मतलब जबड़ा, ओके। और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किस में कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये आपका गम्स है, क्या है, गम्स है, गम्स यानी कि मसूड़े। आपके दांत देखो किस प्रकार से होते हैं, कुछ इसी प्रकार से तो होते हैं, ये आपके दांत हो गए, मसूड़े में धसे हुए हैं, ठीक। उसके बाद कुछ दांत ऐसे नुकीले होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमसे यही कहती है कि जो हमारे टीथ हैं वो एक अरेंजमेंट में अरेंज हैं और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट, यानी कि जो हमारे दांत हैं वो एक जॉ बोन में, जॉ बोन हमारी ये रही जो, उसमें एम्बेडेड है और इसको ये थीकोडोंट नाम देते हैं, क्या देते हैं, थीकोडोंट नाम देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ ऑफ। यहाँ पे बताते हैं कि जो दांत होते हैं ये पहले तो थीकोडोंट होते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, आपको भी नोट डाउन इसको कर लेना है एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ करके टॉप एक छोटा सा वो लिखूंगा पॉइंट्स, उसको आप लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ, प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ, इसको आप लिख लेना और याद कर लेना। अगर डाइजेशन से क्वेश्चन आया तो इससे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, थीकोडोंट, कौन सी है, थीकोडोंट। इसका क्या मतलब है, अगर आपसे थीकोडोंट का मतलब पूछा जाए कहीं पर भी, तो थीकोडोंट का सीधा सा मतलब यही है कि आपके दांत जो हैं वो मसूड़ों में या फिर जॉ बोन के अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, ठीक है। आगे एनसीईआरटी आपको बताएगी इस वाली लाइन में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, मतलब एक जो इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक पहला हम बोलेंगे जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं इसको, और दूसरा कौन सा होता है, टेम्परेरी टीथ, यानी कि मिल्क टीथ या फिर हम डेसिडुअस टीथ भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी ने कभी भी मिल्क टीथ का जिक्र नहीं किया है, हालांकि उसकी जगह पे उन्होंने डेसिडुअस टीथ बोला है, क्या बोला है, डेसिडुअस, DOUS टीथ। इसको हम मेनली टेम्परेरी टीथ नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते चलें ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। तो ये जो 2 प्रकार के दांत होते हैं, तो एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, क्या बोलती है, एनसीईआरटी इसको डायोफायोडोंट बोलती है, क्या बोलती है, डाईफायोडोंट बोलती है, डाईफायोडोंट बोलती है, फायोडोंट बोलती है, ओके। अब देखो देखो जैसे कि मैंने बताया थीकोडोंट में क्या था कि हमारे जो दांत हैं वो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड हैं, उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। अब डायोफायोडोंट में क्या था, डायोफायोडोंट में था कि हमारे जो दांत हैं वो 2 प्रकार के हैं, कौन से हैं, पहला तो एक टेम्परेरी है, और जो दूसरा है वो परमानेंट है, कैसा है, परमानेंट है। अब जो टेम्परेरी है इसका एक और नाम एनसीईआरटी ने दिया, इसको बोला है डेसिडुअस टीथ, ओके। और अब देखो परमानेंट टीथ हो गया। अब एक प्रॉपर्टी और एनसीईआरटी ने दी है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट,
हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। अब हेटेरोडोंट का क्या मतलब है? हेटेरोडोंट का मतलब ये है कि हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत हैं, लेकिन हमारे पास मेनली मैमल्स की बात करें, मैमल्स में भी स्पेशली ह्यूमन की बात करें तो उसके पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। हेटेरोडोंट का यही मतलब है कि ह्यूमन के जो दांत है वो 4 प्रकार से हैं, जिसको हम आई बोलते हैं, इंसीजर, कैनाइन मतलब सी, प्रीमोलर एंड आफ्टर दैट मोलर। डिड यू अंडरस्टैंड? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारी अगर हम बात करें कि भाई कितने इंसीजर होते हैं 2, कितने कैनाइन होते हैं 1, कितना प्रीमोलर होता है 2, मोलर कितना होता है 3। अगर हम बात करें कि इतना ही नहीं, अपॉन 2, 1, 2, 3। अब देखो ये अपर जॉ में होते हैं, ये लोअर जॉ में होते हैं, ठीक है। ये अपर जॉ में होते हैं मतलब 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, सॉरी 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 2, 3। ये अपर है, ये लोअर जॉ में। और याद रखना ये पूरे सेट टीथ के नहीं है, मतलब अगर आपका ये माउथ है और तो ये जो हमने इतना लिखा हुआ है ये सिर्फ आधे का है, ये इस साइड वाले का नहीं है। अगर आपके मुंह के 2 पार्ट कर दिए जाएं 2, तो एक साइड 2, 1, 2, 3 है, एक साइड 2, 1, 2, 3 है। 2, 1, 2, 3 ऊपर, 2, 1, 2, 3 नीचे, 2, 1, 2, 3 ऊपर, 2, 1, 2, 3 नीचे। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे 2, 1, 2, 3, इसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 32 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा, ठीक है। तो आप याद कर लें, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला क्या है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला क्या है। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। अब कई एग्जाम्स में, मेडिकल्स के एग्जाम्स में आपको मिल सकता है × 2 भी लगा रह सकता है, और इक्वल टू 32 लिखा भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ये 32 को तो हम भूल जाओ कि 32 आपको लिखने को यहाँ पे मिलेगा। बस आप इतना याद रखो कि आपको 2, 1, 2, 3 × 2 अपॉन 2, 1, 2 ये लिखने को मिलेगा, ठीक है। इसे एकदम से याद कर लो, आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ओके। तो कहीं ना कहीं हमने दांत के बारे में जो भी एनसीईआरटी में बताना चाहते थे हमने कवर कर लिया इसी पेज में, और ये हमारी टीथ की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको याद कर लें, सारी की सारी क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और हमारे जो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है वहाँ पर आकर के हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी यही सारी बातें बोलती है जो मैंने आपको बता दिया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है हमारी कि हमारे जो दांत हैं एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस से बनने के वगैरह, समझे क्या। हमारे जो दांत हैं वो बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसका नाम इनेमल है। क्या है? इनेमल नाम है, इनेमल। यू कैन सी हियर इनेमल। अब देखो हार्डेस्ट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हार्डेस्ट का मतलब यही होता है, ये नहीं है कि आप हथौड़ा मारो वो टूटेगा नहीं। हार्डेस्ट का मतलब है वो केमिकली जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, बैक्टीरिया उसे खा नहीं पाएगा, जल्दी खा लेता है लेकिन जल्दी नहीं खा पाते। बहुत ही ज़्यादा जब आप चॉकलेट खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे खाना खाएंगे, ऐसे फास्ट फूड खाएंगे, तब जा करके कहीं वो डिग्रेड होता है। तो याद रखें जो हमारा ये इनेमल होता है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है, और जो कि अब देखो आगे बात करते हैं, जो कि हमारे माउथ क्या करता है, वो क्या करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब खाने को चबाने में मदद करता है। क्या करता है? खाने को चबाने में मदद करता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी हमें बताती है कि हमारी जो मसल टंग है, क्या है? टंग वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, बिल्कुल। और अब जब हम अपनी जीभ को ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे जीभ से एक कुछ ऐसा टुकड़ा या कुछ तो कटा हुआ ऐसा धागे रस्सी जैसा हमारे मुंह बक्कल कैविटी के सरफेस पे लगा हुआ है, जिसको हम फ्रेनुलम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अगर आपकी ये जीभ है, मान के चलो क्या है? जीभ है, और ये आपका मुंह है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी जीभ को ऊपर करोगे तो एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं, फ्रेनुलम।
एग्जाम में जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे जैसे कि बीएससी नर्सिंग, एमएलटी, डीएमएलटी, उनसे ये पूछा जा सकता है ये फ्रेनुलम, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम वर्ड बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, इसका वर्क क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ठीक है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज सम प्रोजेक्शंस, जो जीभ होती है हमारी, क्या होती है जीभ, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है, कौन सी वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, उसके ऊपर कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या, जो कि हमें टेस्ट कराती है, मतलब हम जो खाना खाए हैं वो खट्टा मीठा स्वाद है, नमकीन है, बेकार है, सड़ा हुआ है, उसका स्वाद दिलाती है, उनको हम पैपिले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैपिले। अब पैपिले भी कई प्रकार के होते हैं जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल भी अभी पढ़ने को नहीं है, तो कहीं हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी आपको यहाँ पे टीथ का एक व्यू भी देना चाहती है कि देखो यहाँ पे इसे इन्होंने इंसीजर दिखाया है, ठीक है, फ्रंट के, सॉरी ये इंसीजर नहीं है, हाँ देखो अब एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे इंसीजर दिखा दिए दो, एक कैनाइन दिखा दिया है, साथ ही साथ में 2 प्रीमोलर और 3 मोलर दिखा दिए। ये देखो 1 2 3 मोलर दिखा, 1 2 3 6 7 8 मोलर दिखा दिए हैं, 4 और 5 प्रीमोलर हैं, तीसरा कैनाइन है, 1 और 2 इंसीजर हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो अब बात करेंगे हम कि देखो हमने क्या किया, हमने मुंह पढ़ा, मुंह का क्या काम होता है, दांत का क्या काम होता है, जीभ होती है, अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें। अब इसके आगे हमारे बक्कल कैविटी के आगे भी तो कुछ चीज़ें होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी हमें पढ़ाना चाहती है कि जब हम और आगे बढ़ेंगे, जब खाना होगा हमें और आगे बढ़ाना होगा, मतलब हमने जो खाना खाया पहले वो मुंह में जाएगा, बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे होकर के जाएगा, तो सारा रास्ता आपको पढ़ाना चाहता है खाना कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है और किस किस प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फैरिंग व्हिच सर्व एज अ कॉमन पासेज फॉर द फूड एंड द एयर। जब भी आप खाना खाते हो तो आपका ये वाला जो पार्ट है इसको हम फैरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैरिंग्स, क्या बोलते हैं, फैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये भी बताती है फैरिंग्स एक कॉमन पासेज है, क्या है, कॉमन पासेज है फूड एंड एयर के लिए। ये जो पासेज, जैसे कि पासेज देखो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक डायग्राम में, यहाँ पे एक डिपिक्ट किया गया है डायग्राम, ये देखो ये जो पार्ट है इसको हम फैरिंग्स बोलते हैं, याद रखो इसको हम फैरिंग्स बोलते हैं। और ये कॉमन पासेज है फूड एयर के लिए, मतलब आप जब नाक से सांस लेते हो तो वो हवा भी यहीं पर आती है और जब आप खाना खाते हो तो भी ये यहीं पर आती है। उसके बाद जा कर के 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा फैरिंग्स। एक को हम बोलते हैं ईसोफेगस और दूसरे को बोलने लगते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, एक को ट्रैकिया बोलते हैं जो हमारे लंग्स में जाता है, और दूसरे को हम ईसोफेगस बोलते हैं जिसे फूड पाइप बोलते हैं, जो कि खाने को हमारे पेट में लेके जाता है, ठीक है। आगे हम इसी क्रम में देखेंगे, जैसे कि तो ये आपने देख लिया होगा। हाँ अब आगे एनसीईआरटी हमारी ये और देखो द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, ठीक, और ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ओपन इनटू फैरिंग्स, ये तो आपने देख लिया, फैरिंग्स में ओपन हो जाएगा। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। अब जैसे कि देखो ये आपका फैरिंग्स है, क्या है, फैरिंग्स है। मैंने जैसा कि बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका ईसोफेगस हो जाएगा, मान लो ये आपका ईसोफेगस है, क्या है, ईसोफेगस है, और ये आपका ट्रैकिया है, क्या है, ट्रैकिया है, क्या है, ट्रैकिया है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्लोइंग अकॉर्डिंग स्लैब एपिग्लोटिस। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा होता है, जैसे कि एक देखो ढक्कन टाइप का, क्या होता है, ढक्कन टाइप का एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा होगा। क्यों लगा होगा, ताकि अगर हम जब खाना खाएं, क्या करें, जब हम खाना खाएं तो खाना हमारे ट्रैकिया में ना जा करके हमारे ईसोफेगस में ही जाए, क्योंकि अगर ट्रैकिया में खाना जाएगा तो आपको छींक आएगी, उससे आपके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, इस तरीके की काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। अगर हम आगे
अब हम देखें कि द ईसोफेगस इज थिन, ईसोफेगस एक पतला लॉन्ग ट्यूब है। क्या है? पतला और लॉन्ग ट्यूब है। एक्सटेंड पोस्टेरली, जो कि पीछे साइड को होता है। मतलब जो हमारा, देखो मैंने क्या बताया, एक ट्रैकिया एंटीरियर होगा और हमारा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप वो पीछे होगा। पासिंग थ्रू द नेक से पास होकर के जाएगा थोरैक्स एंड द डायफ्राम एंड लीड टू द जे शेप द बैक लाइक कल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। मतलब कि देखो, जब भी हम खाना खाएंगे, खाना पहले हमारे मुंह में जाएगा, मुंह से फायरिंग्स में जाएगा, फायरिंग से ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस के बाद, याद रखो किसके बाद, ईसोफेगस के बाद वो खाना जे शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टमक, उसके अंदर जाएगा। क्या करेगा? जे शेप लाइक बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, उसके अंदर जाएगा। अब याद रखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर है जो कि जे शेप है। क्या है? जे शेप। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है जे शेप का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आपका जो ये आंसर होगा वो होगा स्टमक। स्टमक हमारा जे शेप का होता है। ओके, अब देखो आगे, अ मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब देखो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझने वाली चीज़ें आई हैं। क्या आई हैं? समझने वाली चीज़ें आई। मान लीजिए ये आपकी ये ईसोफेगस है। क्या है? ये आपकी ईसोफेगस है और ये आपका जे शेप है। क्या है? जे शेप स्टमक है। क्या है? जे शेप स्टमक है। जे शेप स्टमक। अब देखो, जब भी आप खाना खाओगे और खाना खाने से ऐसे ऐसे करके आपका खाना आएगा, यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर लगा होगा। इंस्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? ढक्कन, आप इसे बोल सकते हैं। मस्कुलर इंस्फिंक्टर लगा होगा, मतलब एक ऐसा ढक्कन जो कि मसल्स का बना होगा। वो काम क्या करता है? जब भी आप खाना खाओगे तो ढक्कन ऐसे आराम से खुल जाएगा, खाना का भार इस पर पड़ेगा और ये खुल जाएगा और खाना इसके अंदर गिर जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई क्रिया करते हैं, क्रिया बोले तो उठना बैठना, खूब तेजी चलना, उलटना पलटना, या फिर हमारे पेट में बहुत सारी गैसेस बन जाती हैं, उसके कारण ये ढक्कन खुल ना जाए। और अगर ये ढक्कन नहीं होता तो खाना क्या करेगा? बैक फ्लो कर देगा। क्या करेगा? बैक फ्लो कर देगा और हमारे मुंह से उल्टी हो जाएगी। आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध पिलाएं या थोड़ा सा भी खाना खिलाएं तो उल्टी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनका जो ये स्फिंक्टर होता है वो बहुत ही वीक होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका स्फिंक्टर स्ट्रांग होने लगता है, फिर उल्टियाँ नहीं होती हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। आप स्पेलिंग देख लेना। ओके, इसको गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। और उसके बाद हमारा जो एक आगे हमारे पेट में बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि पेट को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमारे जो स्टमक है हमारा, उसको कई भागों में डिवाइड किया गया। अब देखो, जहाँ पर हमारा हेड आसपास होता है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको डायग्राम में मैं दिखाता हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब देखो, हाँ, यहाँ तो दिया नहीं गया है, बताते हैं आपको। यहाँ पे आपको स्टमक का स्ट्रक्चर दिया है। अब देखो, ये ईसोफेगस है, जैसे कि ये ईसोफेगस है। क्या है? ये ईसोफेगस है। तो क्या होगा, इस ईसोफेगस के पास में यहाँ पे जो ओपनिंग है, यहाँ पे गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, ताकि खाने का बैकवर्ड फ्लो ना हो। क्या हो? खाने का बैकवर्ड फ्लो ना हो। अब स्टमक के बारे में और जानकारी के लिए हम देख सकते हैं, स्टमक हमारा मेनली 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट इसमें नहीं दिया क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी। एक पार्ट और होता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। जनरली जब आप नई एनसीईआरटी देखेंगे वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। अब देखो, फंडस, जो भी पार्ट हमारे डायफ्राम के पास में होगा, क्या होगा? डायफ्राम। यहाँ पे हमारा डायफ्राम, जो हम सांस लेते हैं, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके प्रेजेंट होगा।
उसके पास प्रेजेंट होता है उसको फंडस बोलते हैं। अब देखो जो खाना आता है वो सीधे डायरेक्टली ओपन होता है कार्डियक पोर्शन में होता है। किस पोर्शन में होता है? कार्डियक पोर्शन में खाना ओपन होता है और आपका जो हार्ट है कहीं इसी प्रकार पे यहीं पे मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कार्डियक नाम दिया गया है। उसके बाद हमारा ये बॉडी होता है पेट का और अंत वाला हिस्सा इसको हम पाइलोरिक बोलते हैं। इसी प्रकार से क्या बोलते हैं? इसी प्रकार से खाना यहाँ से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते ही फिर एक और स्फिंक्टर मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक। अब देखो पाइलोरिक रीजन से खाना निकला, उसके खाने को रोकने के लिए एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। यहाँ ईसोफेगस से निकला था और हमारा स्टमक आ रहा था तो इसको गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बोल दिया। अब जैसे ही खाना यहाँ पाइलोरिक से होकर के जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल देंगे, सिंपल। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स लिखने वगैरह में काफ़ी आसानी रहे। ओके, आगे हम देखेंगे। ओके, और आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी हाँ, ये तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, जे से बैकलाइग स्ट्रक्चर, ठीक है, और मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्टमक, ये चीज़ हो ही गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें आपको स्टमक के इस पार्ट्स में आपको स्टमक के पार्ट्स बताए गए जो कि मैंने आपको फंडा, कार्डियक, पाइलोरिक बॉडी बता ही दिया है और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बता दिया गया है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी हमें इसके बाद आगे बताती है, इसके बाद हमारा जो ये क्या है स्फिंक्टर है वो कहाँ जाएगा, ये एक्सपोर्ट क्यों होने लगा। देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो ये हो रहा है, जब तक होने देते हैं तब तक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो जब ये पेट से खाना होकर के आगे जाएगा तो ये सी शेप का ऐसे राउंड बनाएगा, क्या करेगा, हमारी जो ये ईसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी ईसोफेगस नहीं एलिमेंट्री कैनाल है, वो सी शेप का एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम ड्यूडेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम बोलेंगे। अब देखो स्टमक खत्म हो गया, उसके बाद इंटेस्टाइन ओपन आएगी, इंटेस्टाइन के बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। अब इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्या है, इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट हैं जिनमें से ड्यूडेनम एक ड्यूडेनम इसका एक छोटा सा पार्ट है। अब द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो जैसे ही पेट खत्म होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ड्यूडेनम आ जाएगा। अब पेट और ड्यूडेनम के बीच में आपका खाना ड्यूडेनम से पेट में वापस ना आए, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जो कि रोकेगा खाने के बैकवर्ड फ्लो को। अब देखो आगे यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है इलियम्स, क्या, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स हैं, क्या हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ड्यूडेनम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है, जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। अब देखो एनसीईआरटी हमसे यही कहती है कि ये खाना इसके बाद ड्यूडेनम में जाएगा और पेट में और ड्यूडेनम के बैक फ्लो को पाइलोरिक स्फिंक्टर बचाएगा। उसके बाद हमारा जो इलियम वाला ये पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे इलियम्स ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। अगर अब हम बात करें कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या क्या होंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अब देखो ये जो कॉलोन होता है, कॉलोन के भी कुछ पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे
colon and rectum. Cecum is a small blind sac. सिक्कम क्या है? एक स्मॉल ब्लाइंड सेक है, मतलब एक छोटा सा कुछ इस प्रकार का कटोरे टाइप का है। क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सेक है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल्ड करके रखता है। याद रखना, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें भी आप बैठ रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी, इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा बॉडी का कौन सा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कम। क्या हो जाएगा? सिक्कम, जो कि स्मॉल ब्लाइंड सेक है और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसे आप एकदम अच्छे से याद कर लो। आगे हम देखेंगे a narrow finger like tubular projection the vermiform appendix which is a vestigial organ arises from the cecum। अब देखिए, जैसे कि आपका ये सिक्कम था, मैंने बताया वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का होस्ट है, वहीं से एक वर्मीफोरम अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन निकलता है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? पूर्वज हुआ करते थे, उनके ये देखो, आप देखोगे ये आपका सिक्कम है, ये सिक्कम है, इसमें आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और उसी में वर्मीफोरम अपेंडिक्स यहाँ पे लगी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्कम का क्या फंक्शन है, सिक्कम का फंक्शन तो भैया बता दिया आपने कि ये सिम्बायोटिक होस्ट रखता है और वर्मीफोरम अपेंडिक्स मतलब, अब देखो पहले आप अपने पूर्वजों की मूवी देखोगे, कभी हिस्ट्री की बुक में किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे हमारे पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? पूंछ हुआ करती थी। तो ये वही पूंछ है, पूंछ वहीं से हुआ करती, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तो पूंछ खत्म हो चुकी है। तो ये छोटी सी ऐसी बनी रहती है, खत्म हो चुकी है, इतना बस छोटी सी बनी रहती है। ये हमें दर्शाती है कि हमारे पूर्वजों के पास पूंछ हुआ करती थी। और यहाँ पे एक टर्म दिया गया वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा टर्म दिया गया? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल का ऑर्गन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे पूर्वजों के पास तो था लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भी वो नहीं है। बिल्कुल भी वो कहने का मतलब हमारे पास होगा लेकिन वो फंक्शनल नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दो पढ़ने को मिलेंगे, आपको एक यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, एक दूसरा आपको क्लास 12 की इवोल्यूशन में पढ़ने को मिलेगा। पहला जो है आपका वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, और दूसरा निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन। अब देखो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? अगर आप अपनी आंखों के पास में देखेंगे, यहाँ पे एकदम आप देखेंगे एक पतली सी झिल्ली होगी, उसको हम निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमें ये दर्शाती है कि हमारे जो पूर्वज थे अपनी आंखों को ढक सकते थे, तभी हमारी ये पलकें नहीं हुआ करती थी और हम अपनी आंखों को ढक सकते थे। जैसे आप मेंढक को देख पाएंगे, मेंढक क्या करता है, उसके आंखों के ऊपर पलक नहीं होती, वो आंखों को कवर कर सकता है निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन होती थी लेकिन अब नहीं होती है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो हमारे सिलेबस में दो तरीके की वेस्टिजियल ऑर्गन थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कहती है? हाँ, यहाँ पे हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, अराइजेस फ्रॉम द सिक्कम, द सिक्कम ओपन्स इनटू द कोलोन। सिक्कम क्या करती है? देखो सिक्कम क्या करी, कोलोन में ओपन होगी। अब कोलोन आपके तीन प्रकार के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। देखो असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। अब देखो यहाँ पे आप ये देखो, अब देखो पूरा खाने का रास्ता देखो, खाना कैसे पेट में आता है, पेट से आगे कहाँ जाता है। अब देखो ईसोफेगस से आपका खाना आया, ये ऐसे जी शेप स्टमक में गया, अब सी शेप ड्यूडेनम में गया। कहाँ पे गया? सी शेप ड्यूडेनम में गया। उसके बाद क्या हुआ, अभी इंटेस्टाइन में से घूमा, इंटेस्टाइन में आपका ये पूरा खाना घूमा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो अब ये गया कहाँ पे? सिक्कम में गया। किस में गया? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में गया। सिक्कम के में जाने के बाद अभी कोलोन में जाएगा। अब देखो ये कोलोन है, अभी ऊपर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलोन। अब ये देखो सीधे जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। अब हम देखेंगे आगे, तो आगे ये क्या करेगा? ये नीचे आएगा। क्या करेगा? नीचे ही ऐसे आएगा, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग
कोलोन और उसके बाद ये आकर के सीधे एनएस के थ्रू हमारा फूड बाहर आ जाएगा। और देखो एनएस के पहले एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम क्या बोलते हैं? रेक्टम। रेक्टम क्या करता है? डेफिकेशन को नहीं, यहाँ पे हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को। अनडाइजेस्टेड मटेरियल बोलते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, ठीक है, जो कि डेफिकेशन के थ्रू बाहर आता है एनएस के द्वारा। यहाँ पे एनएस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, आप देख सकते हैं और इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आपको आगे हिस्टोलॉजी पढ़ने को मिलेगी हमारी गट की। ठीक है। अब यहाँ पे अब आपने देखा यहाँ पे कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, असेंडिंग, डिसेंडिंग यहाँ करके आपको देखने को मिलेगा और फाइनली एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। आगे हम देखेंगे अगला क्या है। अगला हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ हमारी एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब देखो, अगर हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कट करेंगे, आप कहीं पर भी एलिमेंट्री कैनाल को कट करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम सेरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरोसा बोलते हैं, ठीक। अब देखो, फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गई है, फर्स्ट लेयर हो गई। अब सेकेंड लेयर जब आप देखोगे तो सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं मस्कुलरिस। क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस बोलते हैं। और तीसरी वाली जो लेयर होती है उसको सबम्यूकोजा बोलते हैं और चौथी वाली को म्यूकोजा बोलते हैं और इनर मोस्ट में आपका ये ल्यूमन होता है। अब देखो, ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 या फिर आउटर टू इनर, क्या बोलता है? आउटर टू इनर। इस सीक्वेंस को आप एकदम से अच्छे से याद कर लें। आपसे ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी में जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती हैं उनका अरेंजमेंट बताएं, आउटर से इनर या फिर इनर से आउटर। अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, SMS होता है ना, SMS फिर से M, SMS भेज मुझे या मुझे SMS भेजो, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा, इस तरीके से करके आप याद कर सकते हो। अब देखो, इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी आपको एग्जाम में। अब देखो, एग्जाम में पूछता क्या है, ये तो आपसे पूछेगा। इस डायग्राम से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे बोलेगा, देखो पढ़ो एक बार, रीडिंग लेते हैं। रीडिंग, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ईसोफेगस। जो हमारी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक होती है 4 लेयर में, 4 लेयर में होती है, जिसका सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा नाम दिया गया है। क्या दिया गया? सेरोसा, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा से करके उन्होंने नाम दिया है। आगे हम देखेंगे, द सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब देखो, मैंने बताया था सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, मिल गया आपको। एंड इज मेड अप ऑफ अ थिन मीजोथीलियम एपिथीलियम विसरल ऑर्गन। मतलब कि ये जो सेरोसा है वो मीजोथीलियम से बनी होती है। किससे? मीजोथीलियम से। और ये विसरल ऑर्गन होता है। विसरल ऑर्गन मतलब ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपनी ईसोफेगस का जो सेरोसा है, सेरोसा को अपने मन से कुछ भी करा दो। आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपनी सेरोसा को एकदम मोड़ दूंगा, एकदम पतला कर दूंगा, एकदम गाया भी कर दूंगा, एकदम डांस करा दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करा पाओगे, ठीक है। इसके ऊपर आपका जरा भी कंट्रोल नहीं होगा। अब देखो, आगे पढ़ते हैं। With some connective tissues, muscularis is formed by smooth muscles। क्या होता है? स्मूथ मसल। अब देखो, स्मूथ मसल्स में भी सेम ही वही कॉन्सेप्ट है। आप इनमें ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब ये भी जो आपकी मस्कुलरिस है इस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऐसा एनसीईआरटी बताती है। यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। अब याद रखो, हमारी ये जो मस्कुलरिस की जो लेयर है, मस्कुलरिस जो है, मस्कुलर यूजुअली 2 तरीके से अरेंज है। कैसे? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा मस्कुलरिस जो है वो किस प्रकार से अरेंज है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो
इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि हम इसे कैसे याद करेंगे, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, हम तो भूल जाते हैं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था, मैं भी भूल जाता था। अब देखो इनर सर्कुलर क्या है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब आप यहाँ पे देख पाओगे इनर में आई आ रहा है तो सर्कुलर में भी आई आ रहा है, आउटर में ओ आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बस मैचिंग करके, आई जिसमें है तो उसमें आई में सर्कुलर हो गया, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से आप करके इसको याद कर सकते हो। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एनसीईआरटी ने आपको बताया कि हमारी जो ये एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर्स में पजेस है, 4 लेयर्स में बनी हुई है। लेकिन कहीं पर भी एक और लेयर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? एक और लेयर देखने को मिलती है जिसको हम ऑब्लिक मसल बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं, जो कि हमारे स्टमक में देखने को मिलती है। देखो एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन द सम रीजन्स, कुछ भागों में ऑब्लिक मसल देखने को मिल सकती है, जो कि कहाँ पे मिलती है? पेट में। इसका याद रखना, स्टमक में मिलता है ऑब्लिक मसल। और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक ऐसी 5वीं लेयर बताओ जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है और कहाँ पर होती है। तो होती है ऑब्लिक मसल, और प्रेजेंट कहाँ पे होती है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। द सबम्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबम्यूकोजल लेयर जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। आगे आपको मिलेगा म्यूकोजा, क्या? कनेक्ट टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इतना करके आप पढ़ सकते हो, ठीक। अब आगे क्या पढ़ने को मिलेगा? अब देखो, अब आगे बोलता है इन ड्यूडेनम पता है आपको कहाँ पे आता है? ड्यूडेनम वही पार्ट था, ड्यूडेनम हमारे पेट के बाद, हमारे स्टमक के बाद जो सी शेप स्ट्रक्चर था उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डियोडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा। देखो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा, देखो हमें ग्लैंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। क्या किया गया था? कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। पहली बार एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे ड्यूडेनम के, कहाँ पे? ड्यूडेनम के सबम्यूकोजा में ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या है? ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सबम्यूकोजा ऑफ द ड्यूडेनम। क्या? हमारे ड्यूडेनम के सबम्यूकोजा में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग इन द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोजा। मतलब हमारी इनर मोस्ट लाइनिंग जो है इसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना कि हमारी सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स होती हैं। कहाँ पे होती है? सब म्यूकोजा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। अब देखो, दिस लेयर फॉर्म एन इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रुगे इन द स्टमक। अब देखो ये जो सब म्यूकोजा है, This layers form the irregular fold called rugo in the stomach and a small finger-like folding called villi। मतलब जो आप स्टमक का जो आपका स्ट्रक्चर था उसमें कुछ फोल्ड बनाए, क्या बनाएगा? फोल्ड बनाएगा ऐसे करके, ताकि वो फूड का मूवमेंट करा सके या फिर और क्रियाएं करा सके। उसको हम क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं, रूगे। याद रखना, इरेगुलर फोल्ड्स को हम रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेगुलर फोल्ड्स को आप रूगे बोलते हैं। और देखो उसके बाद स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्टमक में क्या है? स्टमक में आपको रूगे देखने को मिलेंगे, स्टमक में रूगे देखने को मिलेंगे, रूगे। इन फोल्डिंग्स हैं ये सब म्यूकोजा की, याद रखना। रूगे क्या है? एक सेकेंड, अब देखना ये रूगे क्या है? इनफोल्डिंग है सब म्यूकोजा की। क्या है? इनफोल्डिंग है सब म्यूकोजा की। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे कि विलाई क्या है? क्या है? विलाई क्या है बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लो कि ये जो रूगे होता है, रूगे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक में। और आपका ये जो विलाई है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन में। और कौन सी इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में। आगे, द सेल्स लाइनिंग विल विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब देखो
अब ये जो विलाई है ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, जैसे कि विलाई है इसके ऊपर बहुत छोटे 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 प्रोजेक्शंस बने होंगे जिसको हम माइक्रो विलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो विलाई बोलेंगे। जैसे कि आप ये देख पाओगे विलाई का एक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये विलाई का स्ट्रक्चर है, विलाई का ये इतना बड़ा, और इसमें बहुत छोटे 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 और ऐसे रेशे धागे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बने होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो विलाई। क्या बोलेंगे? माइक्रो विलाई। और इसका फंक्शन क्या होता है? माइक्रो विलाई का फंक्शन ये होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाए, और सरफेस एरिया के बढ़ाने की वजह से आप उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया आप एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, मतलब एक ब्रश की तरह अपीयरेंस दिखाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, मतलब कि ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है वो सरफेस एरिया को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल, देखो, और लैक्टियल इसमें वगैरह है, आप देख सकते हो। अब देखो इस विलाई के अंदर बहुत सारी क्या है, सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब देखो विलाई के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज के नेटवर्क हैं। क्या है? कैपिलरीज के बहुत सारे नेटवर्क हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। क्या करते हैं? लैक्टियल बोलते हैं, कॉल्ड लैक्टिल्स। म्यूकोजल एपिथेलियल हैज अ गॉबलेट सेल्स। अब देखो म्यूकोजल एपिथेलियल, अब देखो जो हमारी म्यूकोजा थी इनर मोस्ट लेयर हमारी स्टमक की, क्या इनर मोस्ट लेयर, ये वाली इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा जो कि एपिथेलियम से बनी हुई थी, ये वाली। अब देखो ये स्मॉल 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 फोल्डिंग देखने को मिल रही है, ये है रुगे। क्या है? रुगे। अब देखो यही देख लो आप अब म्यूकोजल एपिथेलियम में आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? अब याद रखना कि म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स होते हैं। विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन, मतलब वो क्या निकालते हैं? म्यूकस को सिक्रीट करते हैं ताकि ल्यूब्रिकेशन हो सके। म्यूकोजा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स, म्यूकोजा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक एंड क्रिप्स बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई। ऐसा ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब तक हमने पढ़ा कि भैया हमने खाना खाया, दांत से चबाया, जीभ में गया, फेरिंग से गया, इसोफेगस में गया, जे सेप पेट में गया, उसके बाद सी सेप ड्यूडेनम में गया। यहाँ पे रास्ते में हमारे इसोफेगस और पेट के बीच में गैस्ट्रो इसोफेगल नाम का स्फिंक्टर मिला जो कि खाने का बैकवर्ड फ्लो होने से बचा रहा था, यानी कि आपकी उल्टी ना आ पाए। और जैसे ही आपके पेट से खाना होकर के निकलता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मिलता है ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में, ताकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पचा हुआ खाना है वो आपको बैकवर्ड फ्लो होकर के स्टमक में ना जा पाए। अब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन सी ग्लैंड्स डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखो। अब देखो इनमें आपको पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा और आपको एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। क्या हो जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। यहाँ पे बताती है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेनली सैलिवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? मेनली सैलिवरी ग्लैंड होती है, लिवर होता है एंड पेनक्रियास होता है। सलाइवा इज द मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब सलाइवा जो होता है, क्या होता है? सलाइवा जो होता है 3 प्रकार की 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, जिसको हम पैरोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले वाली को पैरोटिड बोलते हैं, पैरोटिड। सब मैक्सिलरी, अब सब मैंडिबुलर, ठीक है। अब उसके बाद सब लिंगुअल। अब देखो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा सलाइवा को रिलीज करने के लिए 3 ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो पहली ग्लैंड जिसका नाम पैरोटिड है ये चीक के बीनीथ पाई जाती है, मतलब आपके गाल जो हैं, आपके गाल के यहाँ पर आप देख पाएंगे पैरोटिड ग्लैंड आपके गाल के यहाँ पर पाई जाती हैं, चीक्स में। यहाँ पे देखो बिलो द चीक होता है, ठीक है। अब देखो सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल आपके लोअर जॉ में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाएगी? लोअर जॉ में।
फ्लोअर जो हमें पाई जाएगी। और हम बात करें कि द सबलिंगुअल मतलब सब का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? सब का मतलब होता है नीचे। अब देखो लिंगुअल का मतलब होता है टंग, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? टंग में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इनकी लोकेशन याद कर लेना, आपसे पूछी बिल्कुल जाएगी। ओके, अब याद रखो ये जो आपकी ये तीनों ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा को सिक्रेट करती है, उनकी लोकेशन क्या है आपको बता दिया। और ये याद रखना कि ये तीनों ग्लैंड बक्कल कैविटी के आउटसाइड होती हैं। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सैलिवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। यानी कि ये तीनों की तीनों ग्लैंड हमारी सैलिवरी ग्लैंड जो हैं वो बक्कल कैविटी के बाहर होती हैं, और सैलिवरी ग्लैंड ये तीनों मिल करके बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा को रिलीज करती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मैंने बताया था आपको लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1 to 1.5 किलोग्राम, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, बेइंग 1.2 से 1.5। अब याद कर लेना लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और जिसका वेट 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। एक एडल्ट ह्यूमन में इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो क्या है लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg तक होता है। अब लीवर की जो पोजीशन होती है, लीवर पोजीशन कहाँ है? लीवर की एब्डोमिनल कैविटी में पोजीशन, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। अब देखो एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, थोरेसिक कैविटी क्या होती है। देखो हमारा ये जो डायफ्राम है, आप देख पाओगे चेस्ट के जस्ट नीचे एक हमारा ऑर्गन पड़ा होगा, ऑर्गन या फिर लेयर पड़ी होगी मसल्स की, मस्कुलर लेयर है, उसके नीचे का जो भी एरिया है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। और उसके ऊपर का जो एरिया है उसको हम थोरैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरैक्स बोलते हैं। तो हमारा जो लिवर है वो एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट है, मतलब हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज अ 2 लोब्स। क्या है? 2 लोब्स हैं उसके अंदर। क्या है? 2 लोब्स हैं। मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है तो आप एडजस्ट करना। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा देखने का इसका डायग्राम। ये आपका लीवर है। अब ये बोल रहा है कि लीवर आपका 2 लोब्स में डिवाइडेड है, कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होगा 2 लोब्स। The hepatic lobules are the structural and functional units of the liver and containing hepatic cells arranged in the form of the cords। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि हिपैटिक, अब देखो जो लिवर होता है ना, लिवर को हिपैटोसाइट बोलते हैं। हिप्पो HEPO, जहाँ पे भी आपको नाम देखने को मिलो HEP, हैप या हिप, इसका मतलब होता है लिवर। अब देखो हिपैटिक लोब्यूल्स, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो आपको एग्जाम में आंसर क्या लगाने के आना है? हिपैटिक लोब्यूल लगा के आना है। ठीक है, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या है? थिन ग्लिसन्स कैप्सूल। यानी कि जो भी एक छोटा सेल होगा लिवर का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम हिपैटिक लोब्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिपैटिक लोब्यूल बोल रहे हैं। और उसकी जो ये क्या है? एक छोटा सा सेल है लिवर का, उसको हम हिपैटिक लोब्यूल बोल रहे हैं। और उसकी जो कवरिंग होगी उसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसकी हम कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। समझ में आया? अब देखो एक बार फिर से बताता हूँ इस चीज़ को। जो हमारा ये लिवर है, क्या है? लिवर है, देखो इस प्रकार से लिवर है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसकी एक सेल को हम बाहर निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? हिपैटिक लोब्यूल बोलेंगे। हिपैटिक लोब्यूल बोलेंगे। अब इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे। और ये हिपैटिक लोब्यूल जो है वो क्या है? वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है। बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट्स। मतलब कि जो हमारा ये लिवर है वो बाइल बनाता है। क्या बनाता है? लिवर प्रोड्यूस बाइल। क्या करता है? बाइल बनाता है, जो कि हिपैटिक डक्ट के थ्रू
आगे बढ़ता है। अब हिपैटिक मतलब मैंने क्या बताया था, लीवर। अब यहाँ पे हिप वर्ड आ रहा है, हेप वर्ड आ रहा है, उससे क्या होगा, अब यहाँ पे एक डक्ट निकलेगी, उससे क्या होगा, ये बाइल जो है बना हुआ है वो आगे बढ़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। राइट वाले से भी निकलेगा, लेफ्ट वाले से भी निकलेगा, डक्ट निकलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर की जो ये डक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, याद रखना। पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू पास करेगा। वाइल आगे, अब देखो, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, मतलब कि एक पतला और थिन मस्कुलर सैक की तरह प्रेजेंट होगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम गॉल ब्लैडर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, गॉल ब्लैडर। जिसमें क्या होगा, ये जो बाइल बनाया है लीवर ने, किसने, लीवर ने जो बाइल बनाया है वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा। लीवर कभी भी बाइल को स्टोर नहीं करता है और गॉल ब्लैडर कभी बाइल को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखो, एक इसके बारे में एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट। अब देखो, मैंने क्या बताया था, गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, यहाँ पे आ गया। along with the hepatic duct forms a liver from the common bile duct। अब देखो, यहाँ से hepatic duct आई, यहाँ से cystic duct आई, फिर जब ये डक्ट आगे बढ़ेगी इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन along with hepatic duct from the liver from the common bile duct, इसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि मान लो ये हमारा लीवर है, क्या है, लीवर है, इसके दो पार्ट्स हैं। अब हर पार्ट अपना एक डक्ट निकालेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। अब ये हिपैटिक सेल्स जो होंगी इसके अंदर वो क्या निकालेंगी, वो बाइल प्रोड्यूस करेंगी। क्या करेंगे, बाइल प्रोड्यूस करेंगी। अब इनके थ्रू बाइल ऐसे डिसेंड करके नीचे आएगा। क्या करेगा, बाइल डिसेंड करके नीचे आएगा और यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और इसकी जो डक्ट होती है उसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और इसका नाम इस स्ट्रक्चर का गॉल ब्लैडर है। क्या है, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं और इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब देखो, ये जो कॉमन एक डक्ट बनी है इसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को मिला करके हम कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। को क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। ओके, याद कर लिया। अब देखो, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे आगे हमारी एनसीईआरटी माता क्या कहती है। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट कहाँ से आई थी, बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इन द ड्यूडेनम एज अ कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब ड्यूडेनम देखो, अब क्या कहती हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक लीफ शेप का, कैसे, लीफ शेप का इस प्रकार का कुछ एक पैनक्रियाज नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है जिसकी डक्ट को हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो, जब इसकी भी सिक्रीशन यहाँ पर मिल जाएगी तो ये जो हमारी जो ये थी इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। आप यहाँ पे देख पाओगे कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट नाम से बोला गया होगा। कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब कॉमन हिपैटो बोले तो आपकी उसमें सिस्टिक और हिपैटिक दोनों आ गई थी, पैनक्रियास को भी मिला लिया। डक्ट विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। अब देखो क्या होगा, ये ओपन करेंगे टुगेदर बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मिल करके दोनों कहाँ पे ओपन करेंगे, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में ओपन। अब जैसे कि देखो, ये हमारा ड्यूडेनम था सी शेप, कहाँ था, ये ड्यूडेनम था हमारा सी शेप, ठीक है, ड्यूडेनम था हमारा सी शेप, और यहाँ पे हमारा पाइलेरिक इंस्फिंक्टर था,
पायलरिक स्फिंक्टर था और ये हमारा सी शेप ड्यूडेनम है। अब इसमें जा करके ओपन होगा, क्या करेगा, इस ओपन होगा और यहाँ पे एक और स्फिंक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, अब ये क्या करेगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इसके बारे में तो नहीं बताया गया शायद से। पैनक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको मैंने बताया था पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ तरीके का होता है। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूडेनम। अब देखो, अगर आपसे लोकेशन पूछे जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, पैनक्रियाज की लोकेशन क्या है, तो पैनक्रियाज की लोकेशन कहाँ है, बिटवीन द सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप ड्यूडेनम। यू शेप का आपका जो ड्यूडेनम है, यू शेप का आपका जो ड्यूडेनम है, इसके यहाँ पर बीच में ही आपका ये क्या पैनक्रियाज देखने को मिल जाएगा। पैनक्रियाज ये क्या है आपका डुओडेनम, डुओडेनम। ओके, अब देखो आगे, द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट्स एन अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। मतलब कि जो हमारी पैनक्रियाज है, क्या है, पैनक्रियाज है, मैंने आपको बताया वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज है वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अब वह हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो एक पार्ट उसका एक्सोक्राइन होगा और दूसरा एंडोक्राइन होगा। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो दो प्रकार की हार्मोन्स को रिलीज करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है और दूसरा ग्लूकागोन को रिलीज करती है। ठीक है, और हमारा जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस को यानी कि एंजाइम्स को रिलीज करता है। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ने को हमें मिलेगा कि ये जो देखो अभी आपको मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया है, स्ट्रक्चर में आपको देखो एक बार आप ओवरव्यू देख लो एनसीईआरटी के डायग्राम में कि ये जो हमारा ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की ये जो डक्ट है, क्या है, गॉल ब्लैडर की डक्ट है, उसको हम सिस्टिक डक्ट बोले, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम द लिवर। यहाँ पे आपको हिप्पा बोले तो लिवर देखने को मिल जाएगा और ये हिपैटिक डक्ट है। अब जब ये सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट दोनों मिलेंगी उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और उसके बाद ये जब पास करेगी आगे से और उसमें जब पैनक्रियाज की डक्ट भी मिल जाएगी और जाकर के ड्यूडेनम में ओपन होगी, इसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट थी। अब उसके बाद यहाँ पर जब मिलेगी उसको हम कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। साथ में जहाँ पर ये ओपन करेगी वहाँ पे एक इंस्फिक्टर होगा, उस इंस्फिक्टर को हम बोलेंगे इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलेंगे, इंस्फिक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया मेरा ख्याल से। आगे हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो ये जो टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी मेरे हिसाब से काफ़ी मैंने पढ़ा दिया है, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करें और नोट्स बनाएं। जो भी आपको क्वेरीज आए हों, कोई जो भी डाउट आए हों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी और एडिशनल दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपसे ऑप्शन को दिक्कत को पूछ सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप फुल कोर्स को पढ़ना चाहते हो तो आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा जो कि आपको पूरी प्रिपरेशन करा देगा, जूलॉजी प्लस बॉटनी प्लस केमिस्ट्री। अगर आप ये तीन के तीनों आपको सब्जेक्ट पढ़ा देगा, साथ में जो भी एडिशनल सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस आता होगा या कंप्यूटर साइंस आती होगी आपको वो भी पढ़ने को मिल जाएगा। साथ में इसका प्रॉफिट ये होगा कि आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, जिससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि भैया आपके कितने नंबर आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।